कैसे हैं दोस्तों। हम जानते हैं कि हमारी ये दुनिया पिछले एक लंबे वक्त से दो बड़ी जंगों का सामना कर रही है। पहली जंग तो है रशिया और यूक्रेन की वॉर, जिसको लगभग 1000 दिन के करीब का एक लंबा वक्त गुजर चुका है। जबकि जो दूसरी जंग है उसको भी साल भर तो गुजर ही चुका है, साल भर से ज़्यादा हो गया है। वो जंग है इजराइल और फ़िलिस्तीन की जंग, जिसमें फ़िलिस्तीन की तरफ से और इजराइल के ख़िलाफ़ ट्रिपल एच ग्रुप की इन्वॉल्वमेंट दिखी है। अब ये ट्रिपल एच कौन है, मतलब कि 3 बार एच, तो इनमें हैं हमास, हिजबुल्ला और फाइनली जो तीसरे हैं वो हैं यमन के हूती। इनमें से यमन के जो हूतीज़ हैं उनकी इस जंग में किस तरह की इन्वॉल्वमेंट रही, उन्होंने किस तरह की एक्टिविटीज़ की, ये आप लोग बखूबी जानते हैं। किया यही कि उन्होंने जो बाबुल मंदेब है, रेड सी के बीच में जो एक चौक है, उसको लगातार रोक कर रखा। मतलब वहाँ पर ऐसे कोई भी शिप के जो इजराइल का था या इजराइल से किसी भी तरीके का लिंक था उसको उन्होंने टारगेट किया। जब ये पूरी जंग चल रही थी पिछले 1 सवा साल और हूतीज़ जब ये सब कुछ कर रहे थे, तो बीच बीच में इस तरह की खबरें आती थी कि हूतीज़ के रशिया के साथ हो ना हो गहरे संबंध हैं। अब संबंध होना, रिश्ते होना एक आम बात है, नॉर्मल बात है, लेकिन ये जो रिश्ते थे ये दरअसल खुफिया तौर पर बताए जाते थे कि इस तरीके के रिलेशन हैं, इस तरीके के इनके बीच रिश्ते बन चुके हैं कि जिसकी दुनिया को खबर नहीं है और ये खुफिया तौर पर आपस में कुछ ना कुछ लेन देन कर रहे हैं। बीच बीच में कभी कभी इस तरह की खबरें भी आती थीं कि हूती के फ़लाँ लीडर या हूती से जुड़ा हुआ फ़लाँ बंदा मॉस्को पहुंचा है, रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन से मुलाकात की है। अब ये लोग क्यों मिलते थे, इसको लेकर अलग अलग तरह के कयास लगाए जाते थे, गैस किया जाता था कि फ़लाँ मकसद हो सकता है, हथियारों की डील हो सकती है, या वो हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन फिर भी सही तौर पर क्लियरली किसी को कुछ भी पता नहीं चल पाता था। लेकिन अब कि जब ये जंग बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पर आ चुकी है, क्योंकि हम जानते हैं कि या तो बहुत जल्द अब यूक्रेन और रशिया की जो जंग है उसमें सीज़ फायर हो जाएगा, डील हो जाएगी, पीस डील हो जाएगी, या फिर ऐसे मोड़ पर ये जंग चली जाएगी कि करो या मरो का फैसला होगा। मतलब कि ये ग्लोबल वॉर में भी बदल सकती है जिस तरह के समीकरण बन रहे हैं। तो अब जब ये जंग बिल्कुल आखिरी हालात में पहुंच रही है, तब जाकर एक ऐसा बड़ा खुलासा हुआ है और ये पता चला है कि इन दोनों के बीच क्या चल रहा था। और जो चीज़ें सामने निकल कर आई हैं उसने यकीनी तौर पर पूरे नेटो ग्रुप के पैरों के नीचे से शायद ज़मीन खिसका दी है। क्यों? क्योंकि खुद वेस्टर्न सोर्सेज से जो रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं उसमें बताया जा रहा है कि मौजूदा वक्त में यमन के जो हूतीज़ हैं, इनसे जुड़े हुए जो बहुत सारे लोग हैं, जो फाइटर्स होंगे यमन के और इनसे जुड़े हुए, वो दरअसल ख़ुद रशिया की तरफ से मौजूदा वक्त में यूक्रेन के अंदर यूक्रेन के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहे हैं। मतलब ख़ुद वहाँ पहुँचकर जंग कर रहे हैं रशिया के लिए। हम जानते हैं कि सबसे पहले चेचन फाइटर्स, उसके बाद नॉर्थ कोरिया की अपनी फ़ौज 10 से 12 हज़ार के करीब, और अब फाइनली नंबर आया है यमन के हूतीज़ का। वैसे रशिया के पर्सपेक्टिव से अगर हम इस जंग को देखें तो इस बात में कोई शक नहीं है कि रशिया ने शुरू से ही इस जंग में बढ़त बना कर रखी और अभी भी वो यूक्रेन के एक बड़े इलाके पर काबिज़ है और जंग, जैसा कि मैंने बताया, बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पर है। तो जाहिर है रशिया खुले तौर पर क्लियरली ये जंग जीता हुआ है, और ये सब कुछ उसने इसके बावजूद हासिल किया कि उसके दुश्मन यूक्रेन के साथ पूरा का पूरा नेटो ग्रुप खड़ा हुआ था। और ये सब कुछ हासिल करने के बाद भी आज भी अगर आप देखेंगे तो रशिया के पास ना तो हथियारों की कमी है, वो तो इस जंग में भी दुनिया के बाकी देशों को हथियार बांटता हुआ दिखता है, कभी ईरान को, कभी किसी को, तो कभी किसी को। ना उसके पास पैसों की कोई कमी दिखाई देती है, उसकी इकोनॉमी आज भी स्टेबल है, बल्कि वो सारे देश के जिन्होंने उसकी इकोनॉमी को गिराने के लिए, ख़त्म करने के लिए उसके ऊपर सैंक्शंस लगाए थे, उनकी इकोनॉमी डामाडोल हो रही है। लेकिन वो एक जगह, वो एक सेक्टर, वो एक इलाका कि जहाँ पर वाकई रशिया को परेशानी हुई, वो इलाका था मैन फोर्स। लोगों की वाकई रशिया को बहुत ज़्यादा कमी खली। उसकी आबादी ख़ुद कम है, फ़ौज भी ज़ाहिर है कम ही होगी, भले ही उसकी जो वेपन इंडस्ट्री है वो बहुत एडवांस हो, मिलिट्री बहुत ताकतवर हो, लेकिन नंबर में बहुत कम है। और इसी चीज़ की उसको सबसे ज़्यादा परेशानी हुई। ये एक रशिया के लिए कड़वी सच्चाई है कि रशिया ये जंग शायद कभी नहीं जीत पाता अगर उसके पास चेचन फाइटर्स नहीं होते। और बाद में जाकर हमने देखा कि अभी 2-3 महीने पहले ही जब यूक्रेन ने हारी हुई जंग में रिस्क लेते हुए एक ऑफेंस का खेल किया और उसके एक इलाके पर अटैक कर दिया, उसके एक इलाके में एंटर हो गया, तो हमने देखा कि उसको बचाने के लिए, उधर मेंटेन करने के लिए रशिया से कोई डील हुई और फिर नॉर्थ कोरिया ने भी अपने 10 से 12 हज़ार के करीब फ़ौजियों को वहाँ पर भेज दिया है। और अब आखिर में ख़बर आ रही है कि एक तीसरी पार्टी, मतलब कि यमन के जो हूती हैं, उनके लोग भी रशिया की तरफ से यूक्रेन में लड़ रहे हैं। अब ये यमन के हूती वहाँ पर क्यों पहुँचे, कैसे पहुँचे, क्या हुआ है इनके बीच, ये सब कुछ समझने के लिए हमको ज़रा थोड़ा पीछे की टाइमलाइन पर नज़र डालनी पड़ेगी।
कि पिछले कुछ महीनों से आखिर हो क्या रहा था। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि 7 अक्टूबर के बाद से ही यमन के जो हूती थे उन्होंने पूरे रेड सी के अंदर इस तरह के जहाज़ों को टारगेट करना शुरू कर दिया था कि जो इसराइल से लिंक थे या इसराइल ही के थे या इसराइल के यहाँ पर कुछ लेकर जा रहे थे। तो जिस तरह से इन्होंने हमला किया वो वाकई सवालों के घेरे में आ चुका था। अब ये जो हमले कर रहे थे ये एक तो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट वे में कर रहे थे, एडवांस हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा था और फिर हर जगह पर कर रहे थे। मतलब बहुत सारे हमले ऐसी जगहों पर भी इन्होंने किए कि जो डिस्टेंस के हिसाब से इनके इलाकों से, इनके ठिकानों से काफ़ी दूर थे। वो जो रेड सी है, पतली सी आपको नज़र आती है, वो देखने में भले ही बहुत छोटी महसूस होती है क्योंकि वो पूरी दुनिया के नक्शे पर हमको नज़र आ रही होती है, लेकिन अपने आप में वो बहुत बड़ा इलाका है, बहुत चौड़ा इलाका है। और कई बार ये देखा गया कि इन्होंने जिन जहाज़ों को टारगेट किया वो सऊदी अरबिया या फिर इजिप्ट वाली साइड में थे, मतलब रेड सी में उनसे काफ़ी दूर थे, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने काफ़ी एक्यूरेटली उनको टारगेट किया। और उससे भी ज़्यादा जो चीज़ लोगों को हैरान कर रही थी वो ये कि हूतियों को इन सब चीज़ों के बारे में खबर मिलती कैसे है, क्योंकि इतने बड़े इलाके में ये पता लगा लेना कि यहाँ से जहाज़ गुजर रहा है और यही वो जहाज़ है कि जिसको टारगेट करना है, मतलब ये इसराइल का जहाज़ है या इसराइल से किसी भी तरीके से लिंक है या इसके अंदर ये चीज़ है, फ़लाँ चीज़ है, तो हमें टारगेट करना है। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है अपने आप में, इन सब चीज़ों का पता लगाना, इन सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना और फिर टारगेट करना। क्योंकि सोचने वाली बात ये है कि अगर वो ऐसे ही अटैक कर देंगे तुक्केबाजी में तो बहुत बड़ा रिस्क भी है कि अगर किसी और पार्टी का आपने अटैक कर दिया तो उसके अंजाम क्या होंगे, उसके नताइज क्या सामने आएंगे, वो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो जिस तरीके से इन्होंने स्ट्रेटेजिकली लगातार एक्यूरेट वे में टारगेट किया और लोकेशन का लगातार पता लगाया हर जगह से, उससे ही ये बात शक के दायरे में आ रही थी कि हो ना हो दुनिया की कोई बड़ी शक्ति इन लोगों की मदद कर रही है। और ख़ास तौर से किस मामले में? इन्फॉर्मेशन जुटाने में, मतलब सैटेलाइट वगैरह का सहारा लिया जा रहा है। अब हथियारों का मामला तो ये था कि क्योंकि ये ईरान बैक्ड हैं तो ये माना जा रहा था कि ईरान ही इनको ताकतवर हथियार देता होगा। हथियारों की ईरान के पास वैसे भी कोई कमी है नहीं, लेकिन ये जो सैटेलाइट का मामला था, इन्फॉर्मेशन का मामला था, इसमें ईरान भी इतना एडवांस नहीं है। भले ही बाकी मुस्लिम देशों के मुकाबले में ईरान काफ़ी आगे पहुंच चुका है स्पेस टेक्नोलॉजी वगैरह में, लेकिन फिर भी वो अभी इतना ऊपर तो नहीं है कि वो लगातार इस तरीके से हूतियों की मदद कर सके। तो इसीलिए शक की सुई सिर्फ और सिर्फ रशिया की तरफ घूम रही थी। और बात सिर्फ सैटेलाइट से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि बीच बीच में हूतियों ने जिस तरीके के हथियारों का इस्तेमाल किया वो भी रशिया के ऊपर उंगली उठा रहे थे। मिसाल के तौर पर आपको याद होगा कि एक बार हूतियों की तरफ से एक हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था। इन्होंने इस मिसाइल को मारा और उसने डायरेक्ट तल अवीव में जाकर टारगेट किया, अपना गोल अचीव किया। अब जैसे ही ये खबर पूरी दुनिया में फैली कि हूतियों ने हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है, तो इसराइल के साथ साथ बाकी दुनिया भी काफ़ी हैरान रह गई थी, क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो कोई आम मिसाइल नहीं है। वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जो आज के दौर में दुनिया के शायद 3-4 ही देशों के पास है। मतलब दुनिया के जो बड़े बड़े मशहूर और ताकतवर देश हैं उनके पास भी हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है। मगर हूतियों ने इसका न सिर्फ इस्तेमाल किया, उन्होंने ये दावा किया कि उनके पास ऐसी बहुत सारे मिसाइल हैं और उन्होंने ये भी कहा कि ये हमारी खुद की मिसाइल है, हमने खुद डेवलप की है। मगर जाहिर है, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि जिस तरीके की ये एडवांस टेक्नोलॉजी है, इस बात पर कौन यकीन करेगा कि ये यमन के लोगों ने खुद डेवलप की है। इसीलिए सबसे पहले तो शक की सुई ईरान की तरफ गई, क्योंकि भले ही 3-4 ही देशों के पास हो दुनिया के, लेकिन ईरान क्योंकि टॉप में आता है मिसाइल टेक्नोलॉजी के मामले में और वो दावा भी करता रहता है कि उसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, तो इसीलिए ये माना गया कि हो ना हो ये ईरान की दी हुई है। लेकिन वो ईरान कि जिसके ऊपर जब भी इल्ज़ाम लगता है हथियार देने का तो खामोश रहता है, इस बार खामोश नहीं रहा, उसने पूरी तरीके से डिनाई कर दिया। वो खुलकर सामने आ गया, उसके राष्ट्रपति तक ने बयान दे दिया कि नहीं, ये हमारी नहीं है। हमारी जिस तरीके की मिसाइल्स हैं, हमारी जो हाइपरसोनिक मिसाइल है वो आप सब देख लीजिए, इसका तो डिज़ाइन हमसे बहुत अलग है, ये हो ना हो उन लोगों ने खुद ही डेवलप की है। अब इसमें या तो ये माना गया कि ईरान झूठ बोल रहा था, उसको अपना पल्ला झाड़ना था कि भाई हाइपरसोनिक मिसाइल मैंने नहीं दी है, या फिर मामला ऐसा था कि वाकई ईरान ने नहीं दी है, क्योंकि ईरान इस तरीके से मना भी नहीं करता है, वो खामोश रहता है, क्योंकि उसने मदद तो की होती है, ज़्यादातर हथियार तो दिए होते हैं। तो अब अगर उसने दिए होते हैं और उसके ऊपर इल्ज़ाम लगता है तो वो हाँ तो कर नहीं सकता, खामोश रहता है। लेकिन इस बार वो खामोश नहीं रहा और उसने खुलकर मना किया, उसके राष्ट्रपति तक ने बयान दिया। तो इससे ये लगा कि हो ना हो ये मिसाइल भी, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी भी हूतियों के पास रशिया से आई है। और बाद में हूतियों ने इसके ऊपर अपना लेबल वगैरह लगाया, थोड़ा इसमें बदलाव किए होंगे और इसको छोड़ दिया। तो अब अगर रशिया किसी पार्टी को हाइपरसोनिक मिसाइल्स दे रहा है
जो इतनी ज़्यादा कीमती टेक्नोलॉजी है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि दुनिया के 3-4 देशों के ही पास है। इवन अमेरिका भी इस टेक्नोलॉजी में काफ़ी पीछे खड़ा हुआ नज़र आता है। रशिया, चाइना, ईरान ये सारे देश काफ़ी आगे खड़े हुए नज़र आते हैं। और उसके अलावा चलो मान भी लिया जाए कि शायद हाइपरसोनिक मिसाइल ना दी हो, कम से कम सैटेलाइट टेक्नोलॉजी की मदद से लगातार जो उसने मदद की है, ये तो मानना ही पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है ये रशिया यूं ही नहीं कर रहा था, कुछ ना कुछ तो अंदर छिपा हुआ था, कुछ ना कुछ तो मजबूत रिश्ते हुए थे, कुछ ना कुछ तो डील हो चुकी थी, कुछ ना कुछ तो हूतियों से भी लिया जा रहा था और हूतियों को बदले में बहुत कुछ दिया जा रहा था। और क्या कुछ हुआ उसमें से एक अहम चीज़ जो छिपी हुई थी वो अब बाहर निकल कर आई है। मतलब कि यमन के बहुत सारे फाइटर्स रशिया की तरफ से डायरेक्ट मैदान पर जंग लड़ रहे हैं। और वर्थ नोटिसिंग बात यह भी है कि ये सब कुछ अभी नहीं हुआ है, ये रिपोर्ट भले ही अभी आई हो, खुलासा अभी हुआ हो, लेकिन यमन के ये सारे फाइटर्स जुलाई के महीने से ही रशिया के अंदर जंग कर रहे हैं। और ये लोग पहुँचे कैसे, तो इसके बारे में ये खबर दी जा रही है कि जो रशिया की खुफिया एजेंसी है उसने पूरा एक ऑपरेशन चलाया। यमन के जो हूतीज़ हैं उन्हीं का ही कोई एक पुराना लीडर था, कोई एक बंदा था जिसने वहाँ पर एक ट्रैवल एजेंसी खोली, एक कंपनी खोली होगी और उसके बहाने से उसने धीरे धीरे लोगों को ज्वाइन करवा कर रशिया भेजना शुरू किया ताकि किसी को खबर भी ना हो। वहाँ पर ले जाकर उनको या तो ट्रेनिंग दी गई रशिया की फ़ौज के अंडर में, या फिर यहाँ से ट्रेनिंग देकर भेजा गया होगा, या ऑलरेडी बहुत सारे ट्रेंड होंगे और वहाँ पर जाकर उनको फ्रंट लाइन पर लड़ने के लिए भेज दिया गया। तो दोस्तों आज की इस वीडियो से हम लोगों को इतना समझ में आता है कि जैसा कि कहा जाता है कि जियोपॉलिटिक्स में कोई भी दोस्ती, कोई भी दुश्मनी परमानेंट नहीं होती है, बिल्कुल उसी तरह से आप ये भी समझ लीजिए कि जियोपॉलिटिक्स में कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलती है। हर चीज़ का कोई ना कोई दाम होता है, कोई ना कोई कीमत होती है। बाकी आज की इस रिपोर्ट को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर जानकारी से भरपूर लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और हाँ, ऐसे ही नॉलेजेबल और अपडेटेड वीडियोज़ आगे भी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लेकर आऊँ तो आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके।